नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में। एक तो देखो, फर्टिलाइजर सब्सिडी का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। दूसरी, हम चेन्नई में जो फ्लड्स आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन के लिंक को समझेंगे। तो आर्टिकल्स 3 है, 3 इश्यूज हैं, तीनों को देखते हैं एक एक करके डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है फार्म डूज एंड डोंट्स। देखो, बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में जो सब्सिडी मिलती है ना, अगर उसकी सिनेरियो को हम समझें तो समझ में ये आएगा कि कहीं ना कहीं यूरिया को बहुत ज़्यादा फेवर होता है और इसके चलते फार्मर्स जो है वो यूरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नतीजतन यूरिया के कंजम्पशन भी बढ़ा है और जो यूरिया में नाइट्रोजन जैसा जो कंटेंट है, न्यूट्रिएंट है, उसकी क्वांटिटी सॉइल में बढ़ी है और उस क्वांटिटी की वजह से सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड भी हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज, यूरिया की अगर बात करें तो हम बहुत अमाउंट जो है यूरिया का इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम 2021-22 की बात करें, नवंबर जनवरी 2021-22 की, तो उसमें इंडिया इंपोर्ट जब करता था फर्टिलाइजर की तो वो प्राइस रहती थी लगभग 900 से $1000 पर टन के हिसाब से। फिर वो प्राइस जून जुलाई 2023 में डाउन होकर के $300 तक आ गई और अब वो फिर से थोड़ी सी बढ़कर के लगभग $400 पर टन के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं जो भी हम इंपोर्ट करते हैं यूरिया का। तो ये तो है यूरिया की रेट की बात, पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर है दैट इज DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, DAP नाम सुना होगा अगर आप खेती से जुड़े हुए हो तो DAP में मेन कंटेंट क्या आ गया? फॉस्फेट, मतलब फॉस्फोरस का आप कंटेंट डाल रहे हो। इसके भाव की बात करें तो 2022 में इसके भाव थे पर टन के हिसाब से $950 से $960 पर टन, जो कि फिर घट करके $440 तक आ गए। अब वापस से बढ़कर के लगभग $600 तक पहुंच गया है। तो ये आ गया आपका DAP का सीन। आगे बात समझ में कि इंपोर्ट का कितना पैसा दे रहे हो। अब हम बात करते हैं कि हम मार्केट में जो यूरिया मिलती है हमारे देश में, ये तो चलो बाहर से आपने खरीदा, अब हम मार्केट में जो चीज खरीद रहे हैं उसके क्या भाव चल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP की बात कर रहे हैं। तो यूरिया की MRP कितनी है? इतना कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है ना, कहाँ 900 से 1000 पर टन के हिसाब से होकर के फिर $400 पर टन के हिसाब से हो गया। भाव फिक्स है भाई, $5628 पर टन के हिसाब से। अब आप कन्वर्ट करो, $400 पर टन, 400 को 80-85 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतने $1000 आप पे कर रहे हो। ओके, और वहीं पर आप अवेल करा रहे हो यूरिया $5628 पर टन के हिसाब से। अब आप देख लो कितना जो है सब्सिडी मिल रही है यूरिया पे। क्लियर है? दूसरी तरफ जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हो कि प्राइस मोर और लेस कंट्रोल तो है बट यूरिया जितनी सस्ती नहीं है। जैसे कि अगर हम DAP की बात करें तो $27,000 पर टन के हिसाब से चलता है। अगर हम दूसरे जो मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की बात करें, उनके भाव की बात करें, NPK फर्टिलाइजर, जिनको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं, उनकी बात करें तो उनके भाव भी लगभग $29,500 पर टन के हिसाब से पे करते हैं। और वहीं पर म्यूरेट ऑफ पोटेशियम के लिए जो फर्टिलाइजर काम में होता है उसके भाव चल रहे हैं लगभग 33,000 से 34,000 पर टन। अब आप देखो कि एक तरफ तो इंपोर्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है और दूसरी तरफ आप कितना अपने मार्केट में प्राइस सेट कर रहे हो। तो इसमें क्लियर रोल किसका आ रहा है? सब्सिडी का। कितना ज्यादा सब्सिडी सरकार के द्वारा बियर की जा रही है। अगर हम फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो 2019-20 में सब्सिडी का जो लोड था फर्टिलाइजर की सब्सिडी का, वो था लगभग 81,124 रुपए, 81,124 करोड़ रुपए, जो कि 2021-22 में बढ़कर के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और जो कि 2022-23 में बढ़कर के 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया। जबकि एस्टिमेटेड कितना था 2022-23 का? लगभग 2.25 लाख करोड़। अब आप देख लो कि सब्सिडी कितनी ज्यादा दी जा रही है और ये सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिस्कली अनसस्टेनेबल अप्रोच है कि भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, घाटे में जाएगी कि नहीं सरकार, फिस्कल डेफिसिट होगा कि नहीं, ये पॉइंट। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्राइसिस आया था इंटरनेशनल फर्टिलाइजर प्राइस में, उसको भी गवर्नमेंट बहुत हद तक एब्जॉर्ब कर रही है, जिससे कि फार्मर्स को रशिया यूक्रेन वॉर के
प्रेशर में आने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे? रशिया यूक्रेन दोनों फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट में बहुत नामी गिरामी देश हैं और इनकी लड़ाई के चक्कर में फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट रुका और इसके चक्कर में फर्टिलाइजर के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी और प्राइसेस बढ़ने के बाद में आप नोटिस क्या करते हो कि कहीं ना कहीं ये फर्टिलाइजर की बढ़ी हुई रेट को गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर दिया। फार्मर्स को फिक्स रेट जो कर रखी है, जो पिछले 10-12 सालों से कोई चेंजेस नहीं आए, उसी रेट के ऊपर यूरिया और बाकी फर्टिलाइजर दे रहे हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब्सिडी वाला बर्डन बियर करना पड़ता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक तो अनसस्टेनेबल दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से आप कुछ सेगमेंट वाले फर्टिलाइजर्स को आप ज्यादा प्रमोशन दे रहे हो या फिर ज्यादा सपोर्ट दे रहे हो, जैसे कि यूरिया जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा आप देख सकते हो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है। तो आप देखो कि कहां पर यूरिया के भाव है लगभग 5,500 रुपए पर टन और कहां पर बाकी फर्टिलाइजर है जो 30-35 हजार रुपए पर टन के हिसाब से जा रहे हैं। तो फार्मर को क्या लगता है कि सस्ता फर्टिलाइजर कौन सा है? सारे फर्टिलाइजर बराबर, तो ले आओ सस्ते वाला यूरिया खरीदते हैं। यूरिया खरीदने का नतीजा क्या होता है? सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हो जाती है कम। इसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन एक तरीके से। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये जो आपके 3 बेसिक या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या रेशियो होना चाहिए? बेसिक मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों का क्या रेशियो होना चाहिए? दैट शुड बी 4:2:1, 4:2:1। 1 किलोग्राम अगर पोटेशियम डाल रहे हो तो 2 किलोग्राम फास्फोरस डालो, तो 4 किलोग्राम नाइट्रोजन डालो। ये रेशियो आपका होना चाहिए। पर सही मायने में देखा जाए ना तो आप एप्लीकेशन देखो, नाइट्रोजन कितनी डाली जा रही है? 11 किलो। फास्फोरस कितनी डाली जा रही है? 5 किलो। और पोटेशियम 1 किलो। अब आप देखो रेशियो कितना डाउन जा रहा है। और बाकी न्यूट्रिएंट्स को तो छोड़ दो, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिंक की बात कर लो, आयरन की बात कर लो, बाकियों को तो छोड़ दो। आप नाइट्रोजन कितना ज्यादा यूज कर रहे हो, जबकि 4 यहां पे था, जा कितना है? 11। कितना डिफरेंस है? ये हो गया फार्मर्स का टिल्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया आप सब्सिडाइज रेट पे देते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आई बात समझ में? म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये बहुत महंगा बिकता है, फार्मर्स खरीदते ही नहीं है। पोटेशियम की क्वांटिटी डाउन जा रही है। सल्फर, दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उनकी बात करो तो और पसीने आ जाएंगे आपके भाई। ठीक है, इसका फिर असर एनवायरमेंटल, आपकी सॉइल का डैमेज तो हो ही रहा है, फिर दूसरी तरफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर भी इसका नेगेटिव असर आएगा। सीधी बात है, सॉइल अगर बढ़िया परफॉर्म नहीं करी तो कहां से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है? सॉइल हेल्थ बिगड़ रही है, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे असर जा रहा है। तो इसका असर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए कि कैसे हम इस सब्सिडी को, जो कि हम फार्मर्स की सहायता देते हैं, इसको चैनलाइज किया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो। तो इसका तरीका क्या बताया जा रहा है? पहला तरीका, भाई बात ऐसी है कि जिस तरीके से आप फर्टिलाइजर में यूरिया पे सब्सिडी ज्यादा दे रहे हो उसको तो करो खत्म और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्टार्ट करो। कहने का मतलब फार्मर्स की सहायता करो, पर सहायता करने का तरीका बदलो, जिससे कि किसी एक फर्टिलाइजर पे वो ज्यादा ध्यान ना दें, बाकी दूसरे फर्टिलाइजर्स के बारे में भी वो सोचें। आप एमआरपी को डिकंट्रोल करो सबसे पहले तो, और दूसरा खेत में जितनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सब्सिडी प्रोवाइड करो, ना कि एक नाइट्रोजन पे तो सब्सिडी दबा करके दे रहे हो और बाकी आप दे रहे ही नहीं हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पर टन सब्सिडी आप देने की कोशिश करो। फर्टिलाइजर में पर टन सब्सिडी जो दी जाती है, ठीक है, जैसे यूरिया पे आप दे रहे हो, बोलो उसको आप डी कंट्रोल करते हुए न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से दो कि हाँ भाई फॉस्फोरस के लिए इतनी सब्सिडी मिलेगी, नाइट्रोजन के लिए इतनी मिलेगी और पोटेशियम के लिए इतनी, सल्फर और बाकी बहुत चीजें हैं वो एडिशनल आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल ऑफ योर फार्म, उसके अकॉर्डिंग आपको सप्लाई दे दी जाएगी। आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ये बोला जा रहा है कि सब्सिडी का जो ये मैकेनिज्म है इसको पूरा आप स्विच करो, लेके जाओ पर हेक्टेयर बेसिस। जमीन कितनी है, कितनी जमीन है, उसके अकॉर्डिंग फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करो। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, डीबीटी वाला, ये बड़ा काम कर जाएगा। सीधी बात, आपके पास में बैंक अकाउंट है भाई, आधार कार्ड है, आधार कार्ड को ज्वाइन करवा चुके हो आप खेतों से, और कराओ ना, आइडेंटिफिकेशन एकदम प्रॉपर कराओ, लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किए जाए इसके लिए, फिर उसके बाद में आप ट्रांसफर करो पैसे को प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। कंपनीज को भी फोर्स करने की जरूरत है। अगर ये 2 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए, है ना, कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दे दो और पर हेक्टेयर बेसिस पे सब्सिडी दो,
इन दो चीजों को अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कंपनीज भी अपने आप सोचने लग जाएंगी कि यार मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही यूरिया की बजाय फिर बाकी और जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर भी काम करने लग जाएंगे। तो फोकस किस पे हो? क्रॉप ओरिएंटेड, सॉइल ओरिएंटेड, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ओरिएंटेड आप फर्टिलाइजर सप्लाई और फर्टिलाइजर सब्सिडी दो कि कैसी फसल है, कैसी मिट्टी है और कैसी क्लाइमेट है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आप जानते हो ना, किसी भी क्लाइमेटिक सिचुएशन में वहां की सॉइल कंडीशन को ध्यान रखते हुए सबसे बढ़िया कौन सी क्रॉप हो सकती है उस पे आप एकदम क्लियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रखो कि यहां के लिए बेस्ट सुटेबल क्रॉप ये है, उस पे काम किया जाए। तो इस तरीके से बोला कंपनीज भी फिर ऑटोमेटिकली मार्केट ओरिएंटेशन पे काम करती हैं, तो ऑटोमेटिकली ध्यान देने लग जाएंगी कि हाँ भाई कौन से फर्टिलाइजर पर हमें ज्यादा काम करना है। ठीक है, देखो इस वीडियो में तो हम यही आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं, बाकी दो एक एक आर्टिकल एक के लिए एक एक वीडियो आपके लिए बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल पे, पर वो आर्टिकल आपको मिलेगा दूसरे वीडियो में। ठीक है।